नमस्कार दोस्तों, सर्वा क्लासेज ओपी सर्वा सर के साथ में आप सभी का स्वागत है। और हमने आज शुरू किया है महत्वपूर्ण एक टॉपिक, वो है कक्षा 12 जो है, कक्षा 12 का जो भूगोल है, मानव भूगोल, उसका जो पहला एक भाग जो है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, उसका पहला चैप्टर है मानव भूगोल विषय क्षेत्र और प्रकृति की जब बात करते हैं अपन, तो उस टॉपिक को अपन ने शुरू किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। कक्षा 12 के जो विद्यार्थी हैं, जो चाहते हैं, और ऐसी संस्था, ऐसी कई विद्यालय से जहाँ पे ज्योग्राफी का स्टाफ अब तक नहीं है, तो जिन भागों में ज्योग्राफी का स्टाफ नहीं है उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और जहाँ ज्योग्राफी का स्टाफ है उन साथियों के लिए भी हम एक क्यों कहें तो सहयोगी के रूप में साबित हो सकते हैं, क्योंकि उनके लिए, उन छात्रों के लिए और उन स्टाफ साथियों के लिए भी एक सहयोगी के रूप में हम भूमिका निभा रहे हैं। अर्थात उनके लिए हम उन पर हावी नहीं है, उनका सहयोग करेंगे कि बच्चों के लिए एक मैटर जो है, अच्छे से अच्छा मैटर बच्चों तक के लिए पहुँचे और वे बोर्ड क्लास में अपना बेहतर दे सकें और अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो इसके लिए हमने कक्षा 12 का जो चैप्टर है उसको अपने शुरू किया है। और वो अपनी जो बुक है 12वीं के अंदर मानव भूगोल, उसका पहला जो चैप्टर है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। प्रकृति एवं विषय क्षेत्र की अपन बात करते हैं। इस चैप्टर को यदि अपन स्टार्ट करें, हालांकि अकॉर्डिंग ब्लूप्रिंट इस पार्ट से कौन कौन से प्रश्न कितने नंबर के आएंगे, ये जैसे ही ब्लूप्रिंट बोर्ड से जारी हो जाएगा तो हम आप तक बोर्ड ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आपको मॉडल पेपर भी उपलब्ध करवाएंगे। प्लस ऑल ओवर जो चैप्टर है वो तो उपलब्ध करवा ही रहे हैं। कौन कौन से प्रश्न इस पार्ट से बन रहे हैं, किस प्रकार से उत्तर इसका अपन लिख सकते हैं, इजीली उसको कैसे मेमोराइज किया जा सकता है साथियों, तो ये भी एक बेसिक फॉर्मूला है, शानदार और सिंपल सा फॉर्मूला आप तक पहुंचाएंगे। तो आप जरूर जुड़े रहे हमारे से सर्वा क्लासेज के साथ में। और सर्वा क्लासेज का मिशन है, जो मिशन ज्योग्राफी अपना था वो है सर्वा क्लासेज अब नए रूप में, तो उसका अपना मिशन है प्रत्येक बच्चे तक है ज्योग्राफी पहुंचाना, साथ साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए विशेष मैटर जो है वो पहुंचाना हमारा प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, तो इसी विषय को लेकर के आज कक्षा 12 के लिए हमने जो पहला उसका लेसन है कक्षा 12वीं का प्रकृति और विषय क्षेत्र के, उसके संदर्भ में कुछ चैप्टर तैयार कर लिए हैं, तो उन चैप्टरों को आप तक पहुँचा रहे हैं। तो उन बच्चों तक इतना जरूर करें कि आप तक वीडियो पहुंच रहा है तो उन बच्चों तक जरूर पहुंचाए जिन बच्चों के पास में भूगोल का सामग्री, जो पढ़ने लायक सामग्री नहीं है, उनके अध्यापक नहीं है, उनके पोस्ट खाली है, या जो पढ़ना चाहते हैं, बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, उन तक ये सामग्री जरूर पहुंचाने का कष्ट करें, तो उन बच्चों का भला हो जाए और लाइफ में आपको वो याद भी करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। सबसे पहले मानव भूगोल। तो मानव भूगोल की जब बात आती है साथियों, तो मानव भूगोल का उद्भव और उत्पत्ति के संदर्भ में कोई विशेष अपने इस चैप्टर में है नहीं, ज़्यादा गहराई में अपन जाएंगे नहीं, क्योंकि जो सिलेबस में है अपने उसी सिलेबस, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, ये 12वीं क्लास का चैप्टर हमने तैयार किया है, तो जो सिलेबस में उसके अकॉर्डिंग अपन चलेंगे। तो इसके मानव भूगोल के जो जनक है वो कहा जाता है जर्मन भूगोलवेत्ता, जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेडजियल को, फ्रेडरिक रेडजियल को, यानी मानव भूगोल के जनक इनको माना जाता है। हालांकि भूगोल के अंदर यदि अपन भूगोल की बात करें तो भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले एरिस्टोटेलिस ने किया था, प्लस भूगोल का पिता हिप्पाक्रेटिस को कहा जाता है। लेकिन मानव भूगोल का श्रेय जर्मनी को जाता है। यूरोप में ही इसका उद्भव और विकास प्रारंभिक अवस्था में हुआ और फ्रेडरिक रेडजियल इसके जनक माने जाते हैं। फ्रेडरिक रेडजियल ने ही सबसे पहले मानवीय क्रियाओं को प्रकृति के साथ में जोड़ करके बताया था। किसने? फ्रेडरिक रेडजियल ने सबसे पहले मानवीय क्रियाओं को प्रकृति के साथ में जोड़ के बताया था कि प्रकृति में रहते हुए मनुष्य किस प्रकार से क्रिया करता है, किस प्रकार प्रकृति के सानिध्य में रहते हुए अपना जीवन यापन करता है, इसके ऊपर उसने अपने विचार रखे थे। और वो भी एक सब्जेक्ट के रूप में चल पड़े। इसका नाम क्या हो गया साथियों? मानव भूगोल। ठीक है, तो अब कुछ चैप्टर्स, कुछ बिंदु इसमें जो महत्वपूर्ण पहले लेसन में बनते हैं, उस पर हम जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं या प्रश्न बन सकता है उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे, क्योंकि मैंने कुछ चैप्टर पहले लिख लिए हैं
इसलिए लिए कि लिखने में कम से कम इतने सारे चैप्टर में लिखूंगा, एक पार्ट के इतने सारे टॉपिक लिखूंगा तो उसमें घंटा भर लिखने में लग जाता है, तो पहले से मैंने इनको नोट कर लिया। देखें, सबसे पहला बिंदु अपने है कि एक अध्ययन के रूप में मानव भूगोल समाकलनात्मक, आनुभविक और व्यवहारिक है। तो प्रश्न बनता है कि एक अध्ययन के रूप में मानव भूगोल कैसा है या किस प्रकार का है, तो या किस तरह अध्ययन करता है। तो एक अध्ययन के रूप में मानव भूगोल कैसा है, समाकलात्मक यानी समाकलन करता है विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाली विविधताओं का, उसमें रहते हुए मनुष्य किस प्रकार की क्रिया करता है उसका आकलन करता है। आनुभविक के अनुभव पर डिपेंड है, संपूर्ण प्रकृति अपनी प्रयोगशाला है, संपूर्ण प्रकृति में घूम करके अपन देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, जलवायु को जान सकते हैं, मृदा को देख सकते हैं, अनुभव पर डिपेंड करता है। प्लस व्यवहारिक है क्योंकि मनुष्य प्रकृति में रहते हुए ही अपना जीवन यापन करता है और प्रकृति में मनुष्य रह रहा है, वही उसका जीवन है, वही उसकी प्रकृति है। तो अपने व्यवहारिक जीवन में भी जो परिघटनाएं हो रही है वही मानव भूगोल है। तो इसका अध्ययन किस रूप में है, समाकलनात्मक है, आनुभविक है, व्यवहारिक है। ठीक है, अगला बिंदु 7 में है कि भौतिक भूगोल पर्यावरण भूगोल का अध्ययन करता है। भौतिक भूगोल भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करता है। किसका करता है? भौतिक भूगोल के 2 टाइप है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। इसकी चर्चा यदि अपन करें तो एक पेज में ले लेता हूं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भूगोल के मुख्यतः 2 प्रकार, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल। अब देखो इसके अंदर क्या है कि भौतिक भूगोल की अपन बात 11वीं क्लास में अपन ने कर ली थी। किसकी? भौतिक भूगोल। इसके अंदर अपन ने क्या पढ़ा था? भू आकृति विज्ञान, उच्चावच, इसके अंदर उच्चावच आ गए थे, भूगर्भ से संबंधित जानकारी, पृथ्वी की उत्पत्ति, जलवायु, ठीक है ना। इसके अलावा जैव विविधता, सूर्य तप, तो इन सब बातों की, वनस्पति, खनिज, ये सब पहलू थे, इनका अध्ययन अपने 11वीं क्लास में भौतिक भूगोल के विषय के रूप में कर लिया था। ठीक है, अब मानव भूगोल में क्या करेंगे अपन कि मनुष्य प्रकृति में रहते हुए जो क्रिया करता है, जैसे कि जनसंख्या, अधिवास, आवास बनाता है मनुष्य, अपने रहने के लिए हैबिटेट बनाता है, आवास, परिवहन, संचार, व्यापार, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है ना, व्यापार। इसके अलावा कई प्रकार की पर्यावरणीय समस्याएं होती है, पर्यावरणीय समस्याएं, आर्थिक क्रियाएं, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, आर्थिक क्रियाएं, ठीक है। प्रमुख फसलें, यानी ये आ गया किसमें? कृषि। प्राथमिक क्रियाओं के अंदर जो प्राथमिक क्रिया है उसके अंदर कृषि, खनन, तो ये सारे पहलू जो प्रकृति में रहते हुए मनुष्य अपने जीवन यापन के लिए करता है, अपने रहने के लिए करता है, वो सारी क्रियाएं किसमें शामिल है? मानव भूगोल में। तो हम इन सब पहलुओं की चर्चा किसमें करेंगे? मानव भूगोल में इसकी चर्चा अपन करेंगे। ठीक है, तो भौतिक भूगोल में क्या किया जाता है? भौतिक पर्यावरण का अध्ययन। तो मानव भूगोल, जबकि मानव भूगोल क्या करता है? मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण में वह मानव जगत के बीच संबंध है, यानी भौतिक पर्यावरण प्रकृति के अंदर मनुष्य के कैसे रिलेशन है, प्रकृति में मनुष्य किस रूप में रह रहा है, मानवीय परिघटनाओं का स्थानिक वितरण है। संपूर्ण पृथ्वी पर मनुष्य की क्रियाएं भिन्न भिन्न है, उसके रहने का तरीका भिन्न भिन्न है, उसकी आर्थिक क्रियाएं भिन्न भिन्न है, उसका हैबिटेट भिन्न भिन्न है। तो ये प्रत्येक क्षेत्र में संपूर्ण परिघटनाएं भिन्न भिन्न है। तो किस क्षेत्र में किस तरह की परिघटना, उस वितरण का अध्ययन, उनके घटित होने का कारण क्या है,
यानी ठंडे प्रदेशों में उनका आवास अलग क्यों है, उष्ण प्रदेशों में आवास अलग क्यों है, खान पान अलग क्यों है, पहनावा अलग क्यों है, तो उनके घटित होने का कारण है। ठीक है। एवं विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक भिन्नता, संपूर्ण विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक भिन्नता पाई जाती है। सब जगह आर्थिक विकास सेम नहीं है, सभी समाजों में विविधताएं पाई जाती है। मनुष्य की जो स्ट्रक्चर है, उसकी बनावट है, शारीरिक बनावट है, वहाँ से लेकर के और उसका रहन सहन, आर्थिक क्रियाएं, प्रकृति के साथ में संबंध, आपसी सांस्कृतिक क्रियाएं, सारी भिन्नता पाई जाती है। तो उन सब भिन्नताओं का अध्ययन किस में किया जाता है, मानव भूगोल में किया जाता है। तो भौतिक भूगोल और मानव भूगोल में क्या अंतर हो गया कि भौतिक भूगोल पर्यावरण और मानव जगत के बीच संबंध का अध्ययन करता है, भौतिक भूगोल भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करता है, जबकि मानव भूगोल मानव जगत के बीच संबंध, मानवीय परिघटनाओं का स्थानिक वितरण, उनके घटित होने का कारण प्लस एवं विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक भिन्नताओं का अध्ययन करता है। ठीक है। इस पर यह दोनों में क्या अंतर हो गया, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के अंदर। अगला बिंदु, अगला बिंदु है यहां पे अपन देख रहे हैं कि अगला बिंदु क्या है कि एक विषय के रूप में मानव भूगोल का सरोकार क्या है। तो एक विषय के रूप में भूगोल का मुख्य सरोकार किससे है, पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना। एक विषय के रूप में भूगोल का क्या सरोकार है, तो पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना, यानी संपूर्ण पृथ्वी मनुष्य का घर है, प्लस उन सभी तथ्यों का अध्ययन करना जिन्होंने मानव को पोषित किया है, मानव को क्या किया है, पोषित किया है, उन सभी तथ्यों का अध्ययन करना। अर्थात प्रकृति में रहते हुए मनुष्य अपने जीवन यापन करने के लिए प्रकृति के किन तथ्यों पर डिपेंड रहा है, उन सभी तथ्यों का अध्ययन करना। ठीक है। तो एक विषय के रूप में भूगोल क्या हो गया, उसका सरोकार किससे हो गया, पृथ्वी को मानव का अधिवास मानना, उसका घर मानना, प्लस उन तथ्यों का अध्ययन करना जिन तथ्यों के कारण मनुष्य को पोषण मिला है, मनुष्य का विकास हुआ है। ठीक है। अगला बिंदु है प्रकृति व मानव के बीच द्वैधता नहीं है। इसका मतलब प्रकृति व मनुष्य के बीच, प्रश्न क्या बनता है यहाँ पे कि क्या प्रकृति व मनुष्य के बीच में द्वैधता है। इसका उत्तर है प्रकृति और मनुष्य के बीच में वैध द्वैधता नहीं है। क्या है, वैध द्वैधता नहीं है, यानी दोनों अलग अलग नहीं है। द्वैधता मतलब अलग अलग होना। ठीक है। तो दोनों के बीच में द्वैधता नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि प्रकृति व मानव अविभाज्य तत्व है, क्योंकि एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं। मनुष्य जब नहीं था तब मानव भूगोल नहीं थी, और जब मनुष्य उत्पन्न होकर के थोड़ा सभ्य हो गया तब मानव भूगोल आया है। प्रकृति में जब मनुष्य नहीं था, प्रकृति को कोई नुकसान नहीं था, कोई समस्या नहीं थी, लेकिन जैसे ही मनुष्य प्रकृति में सभ्य हो गया और उसने प्रकृति के साथ में अपनी अनन्य क्रियाओं के द्वारा प्रकृति को प्रभावित करना शुरू कर दिया, तब से प्रकृति के मनुष्य का प्रभाव पड़ने लग गया, अर्थात प्रकृति मनुष्य से प्रभावित होने लगी, तो कई समस्याएं आने लगी। तो प्रकृति व मानव अविभाज्य है दोनों, अर्थात उसमें द्वैधता नहीं है, दोनों अविभाज्य है। और उन्हें किस रूप में देखा जाना चाहिए, समग्रता के रूप में, कि प्रकृति और मनुष्य एक ही है, एक के बिना दूसरे का आधार नहीं है। ठीक है। अगला बिंदु, हमने प्रकृति के तत्वों को मानव के शरीर के अंगों से रूपों को द्वारा समझाया है, यानी प्रकृति के तत्वों को मनुष्य के शरीर के अंगों की उपमा दी, हमने उनके रूपक यूज किए। ठीक है। यानी हमारे शरीर के अंगों को प्रकृति के तत्वों को एक प्रकार से रूपक देकर के समझाने का प्रयास किया। तो किन को क्या कहा हमने, तो जैसे कि नदी का पृथ्वी का रूप, पृथ्वी के लिए कौन सा रूपक काम में लिया, पृथ्वी का रूप। तूफान के लिए क्या शब्द काम में लिया, तूफान की आंख, पता ना, तूफान यानी यह वाला जो केंद्र है न्यून दाब वाला, जहां पे चक्रवात का केंद्र होता है, इस भाग को चक्रवात की आंख कहा जाता है।
तो चक्रवात की आंख। नदी का मुख किस ओर है? नदी का कोई मुंह होता है क्या? लेकिन जिस ओर नदी बह रही होती है, जिस ओर उसका ढाल होता है, उसको उसका मुख कहते हैं, नदी का मुख। लेकिन कोई मुख नहीं होता, मुख तो मनुष्य का होता है। तो मानवीय शरीर के अंगों से रूपक दिया गया है। हिम नदी की ग्रीवा, हिम नदी कोई गर्दन होती है क्या? नहीं, तो उसकी ग्रीवा या प्रवथ। मृदा की परिच्छेदिका आदि रूपकों से अभिहित किया गया है। मनुष्य के किन अंगों से किसकी उपमा दी गई है? तो रूप पृथ्वी, आंख तूफान, ठीक है ना, नदी मुख, ग्रीवा हिम नदी, मृदा परिच्छेदिका। ठीक है, तो किसको क्या कहा गया है याद हो गया होगा। अगला बिंदु, अगला बिंदु साथियों अपना है जी, अपना अगला बिंदु है कि देखो जर्मन भूगोलवेताओं ने कुछ महत्वपूर्ण, जर्मन भूगोलवेताओं ने क्या किया, कुछ महत्वपूर्ण जो जैसे परिवहन था उसको शारीरिक अंगों से परिभाषित किया या उससे उसकी रूपक दिया, उसकी उपमा दी। जैसे नगर और गांवों को वर्णन किसके रूप में किया? जीवों के रूप में। पूछ ले कि जर्मन भूगोलवेताओं ने नगर और गांवों का वर्णन किस रूप में किया है? तो किस रूप में किया है? जीवों के रूप में। ठीक है, दूसरा है नगर, जर्मन भूगोलवेताओं ने राज्य और देश का वर्णन किस रूप में किया? तो राज्य और देश की बात आती है तो जीवित जीवों के रूप में, जीवित जीव के रूप में। राज्य और देश का वर्णन किस में किया है? जीवित जीव के रूप में। ठीक है, नगर और गांव का वर्णन जीवों के रूप में। ठीक है, इसके अलावा सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्गों का किस रूप में? परिसंचरण धमनियों के रूप में। जिस प्रकार से अपने शरीर में रुधिर वाहिकाएं संपूर्ण शरीर को ब्लड का सर्कुलेशन करती है, ब्लड को सर्कुलेट करती है, उसको पहुंचाती है, तो परिसंचरण धमनियों के रूप में। यानी रेल मार्ग, सड़क मार्ग, जल मार्ग जो है, इन सब को क्या मान लिया? क्योंकि संपूर्ण देश के अंदर ये क्या करते हैं? लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का, लाने का, ले जाने का काम करते हैं। इस कारण से इनको परिसंचरण धमनियां कह दिया। क्या कह दिया? परिसंचरण धमनियां कह दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से जर्मन भूगोलवेताओं ने परिवहन, संचार आदि को परिसंचरण धमनियां कहा, राज्य देश को जीवित जीव के रूप में जाना और गांव और नगर को जीवों के रूप में जाना। ठीक है, अब यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं वो अपने देख लिए। उसके बाद में है मानव भूगोल की परिभाषा। अपने इस चैप्टर के अंदर मानव भूगोल का विषय प्रकृति और जो क्षेत्र है उसके अंदर 3 राइटर की परिभाषा यहाँ पे दे रखी है, और वो 3 का ही अपने को मेमोराइज करना है, 5वीं को नहीं करना है। क्यों? सिलेबस में वो 3 ही है, अपने को तो अकॉर्डिंग सिलेबस चलना है। पहली परिभाषा दे रखी है वो है फ्रेडरिक रेड्जियल की, जो इस मानव भूगोल का जनक कहलाता है, और ये कहाँ का है? जर्मन भूगोलवेता। ये जर्मन भूगोलवेता है। जर्मन भूगोलवेता ने क्या कहा है, तीनों में मैं डिफरेंस बताऊंगा, एक एक शब्द बता दूंगा जिसके माध्यम से तीनों को आप याद रख सकते हो। सिंपल सी बात है, मानव भूगोल, मानव समाज, मानव भूगोल, मानव समाज और धरातल। अब ये क्या हो गई? प्रकृति। धरातल क्या हो गया? प्रकृति। मानव भूगोल, मानव समाज, ये क्या हो गया? मनुष्य। प्रकृति और मनुष्य का संबंध हो गया ना। मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। अर्थात मानव भूगोल क्या है? मानव समाज और धरातल के बीच के संबंधों का संश्लेषित अध्ययन। जब संश्लेषित अध्ययन की बात आती है तो फ्रेडरिक रेड्जियल ने कहा, यदि ये अपन कहें तो ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ ले तो संश्लेषित शब्द का नाम लेते ही फ्रेडरिक रेड्जियल। याद रखने के लिए क्या है इसमें? मानव समाज और
धरातल या प्रकृति के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन क्या है? मानव भूगोल कहलाता है। किसके अनुसार? रेडचेल के अनुसार। किसके अनुसार? रेडचेल। कहाँ का भूगोलवेत्ता है? जर्मनी का। मानव भूगोल का जनक कहलाता है। दूसरी परिभाषा साथियों है कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी। अब पृथ्वी अस्थिर है। अस्थिर होने का मतलब पृथ्वी चक्कर लगा रही, इससे कोई मतलब नहीं। अस्थिर का मतलब है पृथ्वी परिवर्तनशील है, यानी इसके ऊपर हर समय विभिन्न प्रकार की क्रियाएं जारी रहती है। संपूर्ण पृथ्वी पर कहीं तूफान आ रहा है, कहीं चक्रवात आ रहा है, कहीं वर्षा हो रही है, कहीं तेज तापमान है, कहीं आंधी चल रही है, कहीं विभिन्न जैविक क्रियाएं हो रही है, कहीं मानवीय क्रियाएं हो रही है। संपूर्ण पृथ्वी किस प्रकार से है? अस्थिर है, परिवर्तनशील है, उस पर परिवर्तन जारी है। और उस पर सबसे अधिक परिवर्तनशीलता के लिए उत्तरदायी कौन है? क्रियाशील मानव। तो अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव को चंचल भी कहा है सैंपल ने। चंचल मानव, यहां चंचल शब्द भी आता था। तो क्रियाशील मानव मनुष्य एक्टिव मोड में हर समय क्रियाशील रहता है। हम यदि सो भी रहे हैं तो प्रकृति को प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि एक श्वसन क्रिया के तहत गैसें को आदान प्रदान कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं और ले रहे हैं, एक गैस को छोड़ रहे हैं दूसरी को ले रहे हैं। तो यहाँ अपन मनुष्य क्या है? क्रियाशील है। तो अस्थिर पृथ्वी क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन, बात वही है, परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन। मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन, और अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन। परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है तो संबंध का अध्ययन ही, किस किस का? प्रकृति और मनुष्य का। किसने कहा? एलन सी सैंपल ने। दोनों की परिभाषा सेम सी लग रही है। ये अमेरिका की थी, ये महिला थी अमेरिका की एलन सी सैंपल, एलन चर्चिल सैंपल, और रेडजेल की शिष्या थी। शिष्या किसकी? रेडजेल की, यानी रेडजेल इसके क्या थे? गुरु। ठीक है ना? तो ये शिष्या थी किसकी? रेडजेल की शिष्या थी कौन? एलन सी सैंपल। तो उन्होंने दोनों की परिभाषा, क्योंकि गुरु के लक्षण आप स्टूडेंट में आएंगे तो सिमिलरिटी आपको देखने को मिल रही है। ठीक, अगला बिंदु, तीसरी परिभाषा यहां पे दे रखी है, वो क्या है? हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा, आ गई प्रकृति हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम, आ गई प्रकृति, भौतिक नियम तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य। रहने वाले जीव कौन हो गए? प्रकृति में रहने वाले जीव सबसे अधिक बुद्धिमान और चेंज करने वाला जीव कौन सा हो गया? मनुष्य। तो रहने वाले जीव के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान की संकल्पना ही मानव भूगोल है। ये किसने कह दिया? विडाल्डी लाप्लास ने। ब्लास फ्रांसीसी था। कहाँ का था? फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता है विडाल्डी लाप्लास। और ब्लास ने संभववाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। संभववाद विचारधारा ऐसी की है। हालांकि शब्द का प्रयोग तो लाफेब्रे ने किया था, लाफेब्रे। संभववाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले लाफेब्रे ने किया। और ये जो परिकल्पना है संभववाद की, ये अभी देखेंगे अपन, ये किसकी है? फ्रांसीसी विद्वान विडाल्डी लाप्लास की। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 3 डेफिनेशन दे रखी है। बेसिकली अपन इनको याद कर लें कि मानव भूगोल की परिभाषा लिखी है। यदि 1 नंबर का आएगा तो एक परिभाषा लिखी जाएगी, 2 नंबर का आ गया तो 2 से आप काम चला सकते हैं। और मानव भूगोल का अर्थ और परिभाषा समझाइए या मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए, तो आप 1 या 2 परिभाषा याद कर ले तो इजीली इसको मेमोराइज किया जा सकता है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ एक नया टॉपिक शुरू होता है, उसका नाम है, यहाँ 3 तरह के वाद आएंगे। एक तो आएगा निश्चयवाद, एक आएगा संभववाद। तीनों की तुलनात्मक व्याख्या करेंगे साथियों। अपन डरना नहीं, घबराना नहीं, कहीं नहीं जाना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और एक आ जाएगा नवनिश्चयवाद।
डिटर्मिनिज्म, पॉसिबलिज्म और नियो डिटर्मिनिज्म। यह है मानव का प्राकृतिकरण, प्रकृति का मानवीकरण, और यह हो गया रुको और जाओ की थ्योरी के आधार पर नवनिश्चयवाद, जिसको कहेंगे। 3 तरह के वाद आएंगे। सबसे पहला वाद है निश्चयवाद, डिटर्मिनिज्म। इसका सामान्य सा अर्थ होता है, निश्चयवाद का अर्थ, जहां तक मैंने बना रखा है, निश्चयवाद का अर्थ बेसिकली प्रकृति का प्रभाव निश्चित है। प्रकृति का प्रभाव निश्चित है, मैं तो यही मानता हूं इसको। अब थांगे समझ में आवे चाहे नहीं आवे, प्रकृति का प्रभाव निश्चित है, यही निश्चयवाद है। अब ये कब निश्चित था प्रकृति का प्रभाव? जब मनुष्य किस रूप में था, तो बताता हूं मैं। देखो, प्रौद्योगिकी किसी समाज के सांस्कृतिक विकास का सूचक है। यानी तकनीकी जैसे तकनीकी आई, इसका मतलब मनुष्य सांस्कृतिक दृष्टि से विकसित है। क्योंकि तकनीकी जब तक हमारे पास में नहीं थी, मनुष्य आदिम था। और जैसे टेक्नोलॉजी आ गई, मनुष्य का सांस्कृतिक विकास हो गया। उसके पास में शिक्षा आ गई, सेवा आ गई, नौकरियां आ गई, गाड़ियां आ गई, बंगले आ गए, और आज हवाई जहाज में यात्रा करने लगा, यहाँ तक कि मंगल और चंद्रमा पर जाने लगा। ये कैसे संभव हुआ? प्रौद्योगिकी से, तकनीकी से। तो तकनीकी से समाज का सांस्कृतिक विकास होता है। पूछ ले कि प्रौद्योगिकी किसी समाज के सांस्कृतिक विकास का सूचक है। इस कथन की पुष्टि कीजिए, इस कथन को समझाइए। तो इजीली अपन समझा सकते हैं कि तकनीकी से किसी भी समाज का सांस्कृतिक विकास होता है। अर्थात तकनीकी के माध्यम से मनुष्य नवाचार लाता है, नए प्रयोग करता है, नई चीज़ें खोजता है, और उसके जीवन में एक नवाचार होता है। अर्थात वो नई नई आर्थिक क्रियाएं करता है और प्रकृति को बहुत अधिक तकनीकी के माध्यम से समझ लेता है, प्रकृति के संसाधनों का उपयोग कर लेता है, और वो उपयोग अपने लिए करता है, इसलिए वो अपना विकास भी करता है। तो अपन कह सकते हैं कि तकनीकी के ज्ञान से मनुष्य का सांस्कृतिक विकास होता है। ठीक है, पुष्टि कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी लाइन है कि मानव प्रकृति के नियमों को सही ढंग से समझने के बाद ही प्रौद्योगिकी विकास कर पाया। मनुष्य ने तकनीकी विकास कब किया? जब उसने प्रकृति के नियमों को समझ लिया, प्रकृति के नियमों को सही ढंग से समझ लिया। अर्थात जब तक मनुष्य ने प्रकृति को नहीं समझा था, तब तक उसके पास में कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, और जैसे ही उसने समझ लिया, उसके पास में क्या आ गई? टेक्नोलॉजी आ गई। आज हमने चंद्रमा की और पृथ्वी की दूरी को समझ लिया, तो उस पर अपन ने रॉकेट भेज दिया, लॉन्च कर दिया चंद्रयान। और जब तक दूरी का पता ही नहीं था, तो अपन उसमें कितनी बारूद डालते रॉकेट के अंदर, कितना ईंधन डालते, उसकी जो गति है वो कितनी रखते, कोई अनुमान नहीं था। लेकिन जब हमने ये पता लगा लिया कि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में 3,84,400 किलोमीटर की दूरी है, तो हमने उसको भांप लिया कि हम उस पर पहुंच सकते हैं। इतनी स्पीड से अपना यान जाएगा तो ग्रेविटी फोर्स के जो पृथ्वी का है उसको पार कर सकता है, और जो चंद्रमा की परिधि है उस पर जा सकता है, उस पर लैंड कर सकता है। तो ये पता लगा लिया। कब पता लगा अपने? जब हमने प्रकृति के नियमों को समझ लिया। तो प्रकृति के नियमों को सही ढंग से समझने के बाद मनुष्य ने तकनीकी विकास किया या प्रौद्योगिकी विकास किया। ठीक है, जैसे घर्षण और ऊष्मा का ज्ञान मनुष्य को हुआ, तो मनुष्य ने अग्नि का आविष्कार कर लिया। 2 पत्थर टकराए, कहानी सुनी होगी। 2 पत्थरों की जब रगड़ हुई तो चिंगारी पैदा हुई। अब मनुष्य आदिम था, तब पत्थर फेंकता था। 2 पत्थरों की आपस में जैसे रगड़ या टक्कर हुई, तो उसको कुछ नया दिखा, चिंगारी दिखी। और चिंगारी उत्पन्न होना मनुष्य की देन नहीं है, वो तो नेचुरल थी, क्योंकि दोनों पत्थरों का घर्षण होना था, उस घर्षण से ऊष्मा बननी थी, वो तो सामान्य बात थी। लेकिन नई चीज क्या आई? अग्नि। कहा कि मनुष्य ने अग्नि का आविष्कार कर लिया जी। ठीक है, तो ये चीज नेचुरल थी, तो प्रकृति को समझ लिया। दोनों की प्रकृति क्या थी कि उनको रगड़ से ऊष्मा पैदा होगी, ये नेचुरल थी, और अग्नि का आविष्कार कर लिया। तो मनुष्य घर्षण और ऊष्मा के ज्ञान से अग्नि का आविष्कार कर लिया।
जैसे मनुष्य को मनुष्य के शरीर के अंदर पाए जाने वाला डीएनए, आरएनए और आनुवंशिकी जेनेटिक तत्वों के बारे में ज्ञान हो गया, आनुवंशिकी के बारे में, जीन्स के बारे में, डीएनए के बारे में, इनका ज्ञान होते मनुष्यों ने बीमारियों पर विजय प्राप्त कर ली और पता लगा लिया कि किसको क्या बीमारी है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, कौन सी बीमारी संक्रामक है, कौन सी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे जाएगी, कौन सी जेनेटिक है और कौन सी मौसम से होने वाली, उसका पता लगा लिया। इसका मतलब जब ये सब ज्ञान मनुष्य नहीं था, मनुष्य के पास में ये सारा ज्ञान नहीं था, ठीक है, तब मनुष्य कैसा था? निश्चयवादी। निश्चयवाद मानव का प्राकृतिकरण, ये एक ही बताएंगे, उसके बाद में दूसरा अगले क्लास में बताएंगे। इसका मतलब निश्चयवादी कौन सा है? प्रकृति का प्रभाव निश्चित है, अर्थात जब मानव ने तकनीकी विकास नहीं किया था, तब तक मानव प्रकृति को देवता तुल्य मानकर पूजा करता था। यानी मनुष्य प्राकृतिक घटनाओं की पूजा करता, अग्नि को पूजता, बरसात को पूजता, इन बरसात का देवता इंद्र को बना लिया, ये तब से चला हुआ है। तो जब तक उसको तकनीकी ज्ञान नहीं था, आज तो विश्व के अमेरिका है, अरब कंट्रीज है, यूरोपीय देश है, बरसात खुद करवा लेते हैं क्योंकि उन्होंने टेक्नोलॉजी खोज ली है उस प्रकार की। अब हमें किसी इंद्र देवता की स्तुति की आवश्यकता उन देशों को नहीं है क्योंकि वो बरसात खुद करवा लेते हैं, ठीक है। तो जब मानव ने तकनीकी विकास नहीं किया था, तब तक वो प्रकृति को क्या मानता था? देवता तुल्य मान करके उसकी स्तुति करता था, ठीक है। और उस समय उसका रूप कौन सा था? आदिम। मनुष्य का जीवन कैसा था? आदिम मानव के रूप में। आदिम मानव प्रकृति को क्या कहता था? माता प्रकृति, यानी प्रकृति को ही माता के रूप में मानता था। प्रकृति को किस रूप में मानता था? माता के रूप में मानता था। कि आदिम जब मनुष्य था, जब उसको ज्ञान नहीं था, जब पढ़ा लिखा नहीं था, जब जो सभ्य नहीं था, जब उसको प्रकृति ज्ञान नहीं हुआ था, तब वो प्रकृति को क्या मानता था? प्रकृति माता के समान प्रकृति की पूजा करता था। यदि भौतिक पर्यावरण का ज्ञान जब तक नहीं था, वो प्रकृति को, भौतिक पर्यावरण को माता तुल्य, देवतुल्य समझा करता था। और ये जो व्यवस्था है, ये जो समय है, जब मनुष्य आदिम था, प्रकृति को देवतुल्य मानता था, उसकी पूजा करता था, उस पर उसका कोई जोर नहीं था, और प्रकृति का प्रभाव जब निश्चित था, तो ये जो समय था, ये जो प्रभाव था, इसी का नाम निश्चयवाद है, इसी का नाम मानव का प्राकृतिकरण है। मनुष्य प्रकृति के अनुसार ढल जाता था। कब? जब वो तकनीकी ज्ञान से अनभिज्ञ था, जब वो प्रकृति के नियमों को नहीं जानता था, जब वो प्रकृति उस पर हावी रहती थी, जब वो प्रकृति में कोई चेंज नहीं कर सकता था, तब मनुष्य प्रकृति को माता, प्रकृति को देवतुल्य समझ करके उसकी स्तुति और पूजा करता था, और प्रकृति के प्रभावों को सहन करता था, मौन धारण करके सहन करता था। तो ये वो जो प्रभाव है, वो जो दशा है, वो जो कंडीशन है, वही है मानव का प्राकृतिकरण, या इसको अपन क्या कहेंगे? निश्चयवाद कहेंगे। और प्रारंभिक भूगोलवेत्ता रेडजेल सैंपल, ये प्रारंभिक जिन्होंने मानव भूगोल का उद्भव के समय, मानव भूगोल जनक के सबसे पहले मानव भूगोल स्टार्ट किया, उन्होंने संभववाद, निश्चयवाद पर जोर दिया
किस पर जोर दिया? निश्चयवाद पर, यानी मानव के प्राकृतिकरण पर जोर दिया। ठीक है, उसके बाद में अगला 2 वाद और होंगे, फिर मानव भूगोल का विषय क्षेत्र अपन देखेंगे, तो उसमें संभववाद की बात करेंगे और नवनिश्चयवाद की बात करेंगे। ये ब्लास का दिया हुआ है, ये ग्रिफिथ टेलर का दिया हुआ है, इन पर चर्चा अपन करेंगे। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कौन सा वाद सटीक और सत्य है, कौन सा इस परिस्थिति में सटीक बैठता है, उसकी भी अपन चर्चा करेंगे। तो आप जरूर जुड़े रहें हमारे सर्वा क्लासेस से, और अधिक से अधिक चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करते रहें, ताकि ये एक निश्चित समय पर मैंने स्टार्ट करने की कोशिश की है, ताकि काफ़ी स्टूडेंट जो है इस समय में बढ़िया तरीके से तैयारी कर लेंगे, तो इजीली वो बोर्ड क्लास में अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। तो आपका भी उसमें सहयोग रहे, उन भोले वाले बच्चों तक आप ज़रूर अपने इस टॉपिक को पहुँचाए ताकि वो पढ़ सके। आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी बदल सकता है, तो इतना सहयोग जरूर करें। देखते रहिए सर्वा क्लासेज। धन्यवाद। आगे अपन सभी लेसन जो है अपने सब पर अपन बारी बारी से चर्चा करेंगे, और साथ साथ में सबकी PDF बच्चों तक पहुंचाएंगे, मॉडल पेपर पहुंचाएंगे, और अकॉर्डिंग ब्लूप्रिंट जैसे बोर्ड जारी कर देगा उसके अनुसार आपको तैयारी करवाएंगे। तो ज़रूर आप हमारे इस मिशन से, सर्वा क्लासेस से जुड़े रहें, अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ें और अधिक से अधिक स्टूडेंट जो है उनको लाभ पहुंचाएं। हमारा प्रयास रहेगा प्रत्येक बच्चे तक जो है भूगोल पहुंचाना।